तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। पिछले दिनों मैंने जो पोल कराया था उसमें बेसिकली जो 3 क्वेश्चंस थे जिनको लेकर के काफ़ी सारे वोट्स मेरे पास में आए थे। उसमें एक तो था साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, एक दूसरा पोल था जिसमें बात मैंने की हुई थी ऐप्स बैन और अर्थव्यवस्था पर, और तीसरे टॉपिक पर जिसमें सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे वो था हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। तो मैंने इसीलिए पहले जो पोर्शन चुना है आज जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो होगा हिस्ट्री का पोर्शन। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऐप्स बैन और इकोनॉमी पर, और जो इसके बाद तीसरा सेशन होगा वहाँ पे हम बात करेंगे फिर साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। तीनों पॉइंट्स को लेकर के बात करने के एक अलग अलग लहजे हैं, जैसे कि भारत और चीन के साथ में, भारत और अमेरिका के साथ में, और दुनिया भर के जो रिलेशंस है कंट्रीज के साथ में, उनमें जिस तरीके का उतार चढ़ाव चल रहा है, ऐसे में इतिहास विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरे तौर से अगर हम बात करें, पिछले दिनों ही अभी आपने देखा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके ट्विटर अकाउंट को हैक होने की खबरें मिली हुई हैं। ऐसे में जो साइबर सुरक्षा का सवाल है वो एक बार फिर से उठ करके खड़ा हो गया। जो साइबर सुरक्षा का जिन है वो एक बार फिर से हमारे दिलों से बाहर निकल करके आ गया कि इस प्रकार से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं के अकाउंट सुरक्षित नहीं है तो हम किस प्रकार से माने कि साइबर सुरक्षा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो उसकी चुनौतियां हमारे साथ सामने क्या क्या हैं और उसके समाधान क्या क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए हम इतिहास विषय की तैयारी किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ में वो होगी पुस्तकों पर, कि कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको यूज करनी हैं, जो ठीक ठाक किताबें हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल, और इतिहास विषय को लेकर के फिर इतिहास विषय के बारे में एक समग्र रूप से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको किताबें एक एक करके दिखा देता हूँ कि क्या कुछ आपको पढ़ना है। देखिए, आधुनिक भारत के लिए इतिहास के लिए जो किताब है विपिन चंद्र, जिसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया है, तो ये विपिन चंद्र की किताब है आधुनिक भारत के इतिहास में, जिसको हमें पढ़ना है, जिसके बारे में आप देख चुके हैं। मैं आपको इस किताब के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरी किताब के बारे में, चूंकि आधुनिक भारत के इतिहास का पोर्शन बहुत बड़ा है, साथ ही साथ हमें आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी युग को भी पढ़ना है। ऐसे में एक दूसरी भी किताब है जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास की एक दूसरी किताब है, और ये एक नवीन मूल्यांकन टाइटल से एस चंद पब्लिकेशन की किताब है। ये भी एक अच्छी किताब है जिसको मैं आजकल यूज कर रहा हूँ आधुनिक भारत के इतिहास को थोड़ा बेटर तरीके से समझने के लिए। इसके बाद में आपको हमेशा की तरह जो सांस्कृतिक इतिहास है और जो भारत का कल्चरल हिस्ट्री है पूरा का पूरा, और इकोनॉमिकल हिस्ट्री है, तो भारत का इसमें जो सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास है, इसके लिए एक मित्तल की एक किताब है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल पढ़ने के लिए। इन सब किताब के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको एक बार किताबें दिखा देता हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, रामशरण शर्मा जी की किताब है ये। तो प्राचीन भारत के इतिहास के लिए हमेशा की तरह रामशरण शर्मा जी की किताब। इसके बाद में मध्यकालीन भारत की किताब की बात आती है तो सतीश चंद्र जी के यहाँ पे नाम आप देख रहे होंगे। सतीश चंद्र जी की मध्यकालीन भारत का इतिहास किताब है जिसको आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं, कम से कम आपको जानकारी हो जाएगी। इसके बाद में किरण पब्लिकेशन की ये किताब करीब करीब हमारे सबके पास में होगी, भारतीय इतिहास में जो हमारा वैकल्पिक विषय है, इसके लिए किताब है। इसमें फैक्ट वाइज तरीके से काफ़ी कुछ लिखा गया है, तो ये बहुत शानदार और जानदार किताब है, तो इसको आप यहाँ पे यूज कीजिए अगर कर सकते हैं, अगर आपको ये ठीक लगता है तो। इसके अलावा जो है मेरे पास में जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ उसमें मैं घटना चक्र की, जो भारत का इतिहास की जो पूरा का पूरा रिवीजन नोट्स के माध्यम से जो बनाई गई पिछले ईयर्स की किताब है, पिछले 10 या 12 सालों के जिसमें पेपर है, हल प्रश्न पत्र हैं, उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो ये हो गई बात कुछ हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किताबों को लेकर के। अब मैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर के, एक एक टॉपिक को लेकर के आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि हमें इतिहास विषय की तैयारी किस प्रकार से करनी है। देखिए दोस्तों, इतिहास विषय हमारे लिए कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि आप इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो तभी आपको इतिहास के बारे में पढ़ना है। अगर आप वाकई में सीरियसली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझ लीजिए आपके प्रीलिम के बाद में आपको मेन भी लिखना पड़ेगा, तो प्रीलिम लिख करके आप दोस्तों को या अपने परिवार में ये जरूर बता सकते हैं कि मैंने यूपीएससी प्रीलिम क्लियर कर लिया है, लेकिन मेन में आपको लिखना भी पड़ेगा। और किसी भी टॉपिक को, वो चाहे करंट से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे हमारा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारा बनेगा, उसमें इतिहास की एक महती भूमिका रहेगी। तो आप इस चीज को हमेशा अपने जहन में बना करके रखिए कि आपको इतिहास जितने अच्छे तरीके से पता होगा, आप वर्तमान की पृष्ठभूमि पर उस प्रश्न का आंसर उतने अच्छे तरीके से उत्तर लेखन कर पाएंगे उसका। अब किसी भी वर्तमान की जड़ को देख लीजिए, जैसे भी मैं आपको बेसिक के क्वेश्चन बताता हूं जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है बनने के यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में। अभी आपने देखा होगा इजराइल और यूएई के बीच में एक समझौता हो गया, मतलब संयुक्त अरब अमीरात के बीच में और इजराइल के बीच में एक समझौता हो गया। आपको पता है इजराइल एक यहूदी देश है और जो हमारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है यूएई,
इसके अलावा जो बाकी के सारे के सारे गल्फ कंट्रीज हैं, आप जानते हैं उनके साथ में और इजराइल के साथ में इतना ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा खराब है एक तरीके से अगर हम कहें तो। ऐसे में यूएई और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है, सारे के सारे गल्फ कंट्रीज इसको लेकर के क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विवाद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूएई के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इजराइल बीच में वेस्ट बैंक की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इजराइल ने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं वेस्ट बैंक की तरफ नहीं बढ़ूंगा। यूएई ने कहा ठीक है, हम आपके साथ में अपने संबंधों को क्या कर रहे हैं, बहाल कर रहे हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आता है, तो अगर आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद में ब्रिटेन और इजराइल के बीच में हुए जो समझौते हुए, ब्रिटेन और जो मिडिल ईस्ट में हुए पूरे को पूरे समझौते हुए, और जो इसके अलावा जो दुनिया भर के साम्राज्यवादी देश जो उस समय में थे उनके बीच में जो समझौते हुए, अगर हम उनके इतिहास को नहीं जानते तो इससे जुड़े हुए प्रश्न के उत्तर को लिखने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। और अगर आप ऐसे आंसर लिख भी देते हैं तो आंसर सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, फिर आप वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो चीज़ क्वेश्चन के आंसर में आनी चाहिए। तो ऐसे में इतिहास विषय हमारे लिए हर लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इतिहास विषय को लेकर के, बल्कि बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अलावा जो बाकी सारे आंसर्स हैं उनमें भी हमें चीज़ों की हिस्ट्री को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत एक जो साधारण सा हमारा अलग अलग वर्गीकरण है वो यही होता है हमेशा से, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। धीरे धीरे करके हम सबको पता चल गया है कि आधुनिक इतिहास का पोर्शन बड़ा है, आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आधुनिक इतिहास के साथ में गांधी युग भी जुड़ जाता है। तो आजकल प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप स्टेट पीसेस में देखेंगे तो ट्रेंड ज्यादातर जो है दक्षिण भारत के इतिहास का चल रहा है। तो जो उत्तर भारत के क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा कम है, दक्षिण भारत के इतिहास से क्वेश्चन, वहां के राजवंशों से, चेर, चोल, पांड्यों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। मध्यकालीन इतिहास 19-20 है। कुछ लोग मध्यकालीन को पूरी तरीके से छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मध्यकालीन इतिहास को हम पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं, कुछ लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं। देखिए, मध्यकालीन इतिहास का जो सांस्कृतिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास है और सामाजिक इतिहास है। अगर मध्यकालीन इतिहास को, इस इतिहास को अगर आप कम समझते हैं तो आपको जो आधुनिक भारत का चेंज है हो सकता है वो थोड़ा सा कम समझ में आए। बाकी आपकी समझ के ऊपर है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि ऐसा ही हर किसी व्यक्ति के साथ होगा। इसीलिए हम एक कॉमन जो हमारा एजेंडा है हम उसके हिसाब से बात करते हैं कि कॉमन पर्सन्स के साथ में क्या प्रॉब्लम्स आएगी, इस हिसाब से मैं डिस्कस करता हूं। तो गंभीर तरीके से अगर हम सोचें तो आधुनिक भारत का जो इतिहास हमारे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत होगी वो आपको पढ़नी होगी उत्तरकालीन मुगल सम्राट से, ठीक है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जहां से बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, ये जो पूरी की पूरी पीढ़ी है ये आपको पढ़नी होगी। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य में इसका दूसरा टाइटल आपको कहीं कहीं पे मिलेगा, मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, ठीक है। दूसरे आपको जो आधुनिक इतिहास शुरू होता है वो शुरू होगा आपका यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन और मुगल काल का, लेटर मुगल्स में उनका पतन और जो हमारा एक तरीके से कहें विघटन है, ये दोनों आधुनिक इरा को स्टार्ट करते हैं। ये दो कहानियां हैं जो साथ में पहले साथ साथ बढ़ेंगी, जहां पर मुगल साम्राज्य का पतन होगा और विघटन होगा, दूसरी तरफ से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होगा। इस कहानी के साथ में आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है कि हम इतिहास विषय को कैसे समझें, कैसे तैयार करें और कैसे लंबे समय तक इसकी जो समझ है उसको हम बना करके रख सकते हैं। तो पीरियड्स आपको पता हुए हैं कि आधुनिक भारत में बांटना है, मध्यकालीन में बांटना है, प्राचीन में बांटना है। मध्यकालीन और प्राचीन के बारे में मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत के इतिहास के पोर्शन को डिस्कस करूंगा कि आधुनिक भारत के इतिहास को आपको कैसे तैयार करना है, आधुनिक भारत के इतिहास को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर प्राचीन इतिहास से भी हम बात करें, चलिए इसी सेशंस में हम तीनों को कवर ही कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास से ही स्टार्ट कर लेते हैं ताकि चीजें हमें ज्यादा गंभीरता से समझ में आए, ठीक है। प्राचीन इतिहास की शुरुआत बेसिकली जो हमारी होती है वो होती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के साथ में। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता हमारी सभ्यता थी, हमारी जो सोसाइटी थी, सिविलाइज सोसाइटी थी वो थी, ठीक है। पहली शहरी नगरी सभ्यता थी और यहीं से जो हमारा इतिहास है वो हमारा शुरू होता है, जो बेसिकली हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो प्री स्टोन एज है, यानी कि जो हमारा पहले के पहले पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर नव पाषाण काल है, इसके बाद से हमें ये सिविलाइजेशन दिखाई देता है। तो वहां पर मानव का विकास है। मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है, मानव के विकास के साथ साथ में किस प्रकार से उनके औजारों में परिवर्तन आया है, उनके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन आया, कैसे मानव संग्राहक बना, कैसे मानव पशुचारक बना, कैसे मानव एक सामाजिक प्राणी बना। ये पूरा का पूरा जो सोसाइटियल चेंज है, स्टार्ट में पूरा का पूरा जो सामाजिक चेंज है, ये हमारा प्राचीन भारत के इतिहास की कहानी है। प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब सिविलाइजेशन की बात आती है तो दुनिया भर में कई जगह पर, जैसे आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, हमारी दजला और फरात नदियों के किनारे की सभ्यता हो गई, या हमारी जो चीन में हमारी सभ्यता विकसित हो गई, भारत में हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता विकसित हो गई। इन सभ्यताओं का विकास अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरीके से हुआ।
लेकिन अगर आप उनमें कंपेयर करेंगे तो हमारी सभ्यता सबसे ज़्यादा मॉडर्न वहाँ पे निकली। और हमारे ट्रेड रूट्स आप देख लीजिए, या फिर हमारा जो घर बनाने के प्रोसेसेस देख लीजिए, आप हमारी नालियाँ देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, उस समय में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये जो साइट्स में यहाँ पे जो भी चीज़ें खोजी गई हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न, खोजकर्ताओं से जुड़े हुए प्रश्न, उनके विशिष्टीकरण से जुड़े हुए प्रश्न, ये इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब दोबारा से हमारा इतिहास स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है हमारा वैदिक काल से। वैदिक काल में स्पेशली जो हमें जहां से पढ़ना हमारे लिए स्टार्ट करना होता है, वहां पे हम पहले वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर इन्हीं वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों से हमें क्या होता है, हमें प्राचीन इतिहास के राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के इतिहास के राजवंशों के बारे में हम पढ़ते हुए हर्यक, शिशुनाग, नाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में पढ़ते हुए मौर्य वंश के सहारे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब इन राजवंशों में संस्थापक, राजधानियां, नए सिक्के, नए शिलालेख, अभिलेख, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में हमको पढ़ना होता है। यहाँ से ये इतिहास में सोसाइटल चेंज होता है। इसके बाद में फिर किस प्रकार से जो आक्रमण हुए, वो जो आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं, उन विदेशी आक्रमणों से क्या कुछ चेंजेज आए, क्या कुछ परिवर्तन आए, सत्ताओं में क्या कुछ परिवर्तन हुए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए, इनका इतिहास हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में इसी प्राचीन इतिहास से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुप्त काल के सहारे हम आगे बढ़ते हुए आते हैं। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि फिर हम देखते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट से आए हुए लोग जो होते हैं, उनके आक्रमण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। महमूद गजनवी हो, मोहम्मद गोरी हो, ये आक्रमण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। दाहिर के आक्रमण हो, ये आक्रमण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद से फिर क्या होता है, गुलाम वंश के साथ में हम मध्यकाल में प्रवेश कर जाते हैं। मध्यकाल में प्रवेश करने के बाद में पहले गुलाम वंश किस प्रकार से चलता है, फिर बाकी कैसे कैसे सारे वंश आते चले जाते हैं। उन वंशों की राजधानियां क्या थी, सिक्के क्या थे, प्रशासन पद्धतियां क्या थी, शिलालेख कैसे थे, उनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या थे, कौन कौन से विदेशी यात्री आए, यहां से जुड़े हुए बेसिक क्वेश्चन से जो हमको तैयार करने रहते हैं। इसके बाद में लेटर मुगल्स को खत्म करते हुए, और जब लेटर मुगल्स खत्म होते हैं, यहां से मॉडर्न ईरा स्टार्ट होता है, जहां से मैं आज आपको इन डिटेल बताना चाह रहा हूं। पूरा का पूरा इतिहास आज मैं वहां से खत्म कर देने वाला हूं। जितना का जितना इतिहास है चुटकियों में खत्म हो जाएगा, बिना किसी फैक्ट्स के। देखिए, जो बहुत बड़े टीचर हैं एक तुम्हारे आपके हिस्ट्री में, जिनको जो वर्तमान में पढ़ाते हैं अभी, हमारे मणिकांत सिंह सर, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, सबके ही फेवरेट है। इतिहास विषय में उनका जो ज्ञान है वो वाकई में बहुत ज़्यादा सराहनीय। तो उन्होंने हमेशा एक चीज़ पे जोर दिया है कि जो दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वही इतिहास है। हर चेंज का कुछ ना कुछ इतिहास है। और जो आपको फैक्ट है, फैक्ट सिर्फ उस इतिहास का, उस चेंज का एग्जाम्पल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। फैक्ट्स आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन नॉलेज आप बढ़ा, घटा और कम नहीं कर सकते। तो नॉलेज आपको रखनी है इतिहास के बारे में। फैक्ट्स को आप कहीं पे कम कर सकते हैं, कहीं पे ज्यादा कर सकते हैं। वो आपको इस आधार पे करना है कि क्वेश्चन किस आधार पे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो जिस प्रकार का प्रश्न प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा रहा है, मेन एग्जाम में पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप अपने फैक्ट की संख्या को बढ़ा सकते हैं, फैक्ट की संख्या को कम कर सकते हैं। लेकिन इतिहास की जो आपकी बखूबी नॉलेज है, जो बाकी नॉलेज है, बची हुई जो नॉलेज है, उसको आपको बहुत मेंटेन करके रखना है। तो लेटर मुगल अंपायर में जब मैं आपको उस दिन पढ़ा रहा था किताब, ये बिपिन चंद्र जी वाली, तो मैंने वहां पे आपको एक चीज बताई हुई थी कि लेटर मुगल्स में किस प्रकार से क्या सिचुएशन दिखाई दे रही थी हमें ये सिचुएशन दिखाई दे रही थी कि धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और स्वतंत्र राज्यों के रूप में कुछ राज्यों का उदय हुआ। जैसे हमारा अवध था, बंगाल था, हैदराबाद था। कालांतर में हैदराबाद की जो सियासत थी, जो हैदराबाद था, वहीं से हमारा मतलब हमारा जो दक्कन का था, दक्कन का जो सूबेदार हमारा था, उसके बाद भी यहाँ से हमारा क्या हुआ था, निजामुल मुल्क जो था, यहीं से कर्नाटक का हमें उदय दिखाई दे रहा था। मराठे थे, मराठों के अलावा जार थे, जिसमें जो चूड़ामन और सूरजमल के नेतृत्व में हम देख रहे थे, बंगस पठान थे। इस प्रकार से क्या हो रहा था कि एक जो बिखराव था, मुगल साम्राज्य की धीरे धीरे कमजोरी हो रही थी और मैसूर का उदय हो रहा था। इस प्रकार से नए नए राज्यों का क्या हुआ, यहाँ पर उदय हुआ। इस दौरान से जो अंग्रेज थे और जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी, वो भी भारत में आकर के अपने व्यापार के लिए सेटल होने का प्रयास कर रही थी। इसके बाद में जैसे जैसे करके आपस में कुछ लड़ाइयां हो रही थी, आपस में एक दूसरे को लेकर के तनातनी चल रही थी, नए राज्य एक दूसरे के साथ में खींचातानी कर रहे थे। और इसी दौरान में क्या हो रहा था, दूसरी तरफ से जो ब्रिटिश कंपनियां थी, जो इसके साथ साथ में यूरोपीय कंपनियां थी, वो अपने व्यापार को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रही थी। सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल होता है यहाँ पे ये उठता है कि एक व्यापार के लिए आई कंपनी कैसे इतनी बड़ी सत्ता की मालिक बन बैठी, और ये चीज किसी को समझ में क्यों नहीं है, इतने बड़े राजवंश इसका विरोध क्यों नहीं कर सके, दूसरे लोगों को क्यों नहीं रोका। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ करके खड़ा होता है। गाइस, इसके कई रीजंस हैं। अगर जब आप आधुनिक भारत के इतिहास की राजनीति को भली प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको कई कारण नजर आएंगे, जिनके कारण से हम यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां थी, उनके जो असली इरादे थे उनको नहीं समझ पाए। सबसे बड़ा रीजन ये था, जो पूरी बाकी दुनिया थी उसके साथ हमारा कटाव।
अगर हम पूरी दुनिया के साथ में जुड़े होते, क्योंकि जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में आकर के अपने व्यापार को सेटल कर रही थी, तब वो अमेरिका, अफ्रीका और तमाम सारे गल्फ कंट्रीज में और अफ्रीकी कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बना चुके थे। लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं थी कि ये जहां जहां व्यापार करने गए हैं वहां ये क्या क्या कर करके आए हैं। अगर हमें इसके बारे में जानकारी होती तो हमारा देश निश्चित तौर से वर्तमान के सारे राज्य इस चीज को लेकर के सतर्क होते और वो एकजुट होकर के इन्हें भगाने का प्रयास करते। क्योंकि जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस आई थी तो ऐसा नहीं था कि कभी एकजुटता नहीं दिखाई गई थी। तो जब भी जरूरत पड़ रही थी तो वो आपस में राजवंश जो होते थे वो एक हो जाते थे। कई बार आपस के राजवंश एक हो जाते थे। जैसे जब हमें मुगलों का आक्रमण दिखाई देते हैं तो दक्षिण भारत में कई बार राजवंश एक हो जाते थे, आपस में जाकर के वहां पर लड़ने लगते थे। आपस में वो बात अलग थी कि उनके जाने के बाद वो आपस में लड़ने लगते थे। लेकिन जब कोई बाहरी शक्ति का आक्रमण आता था तो कई बार एक मित्रता दिखाई देती थी। खासतौर से ब्रिटिशर्स के साथ में ये चीज जरूर दिखाई देती। लेकिन पूरी बाकी दुनिया के साथ जो हमारा कटाव था वो सबसे बड़ा सहायक बना ब्रिटिशर्स को अपनी कॉलोनी डेवलप करने में। इसके बाद में कुछ प्रशासनिक कमजोरियां थी, कुछ राजनीतिक कारण थे और कुछ आपसी मतभेदों की इतनी ज्यादा जो बहुलता थी, उसके कारण से जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी वो यहाँ पर स्थापित होकर के बैठ गई। फिर यूरोपीय व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे करके वो केवल व्यापार और मुनाफा कमाना चाह रहे थे। लेकिन व्यापार और मुनाफा उसी प्रकार की चीज है कि जब आप कोई एक ऐसी चीज करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ उसके साथ में सब जो करना पड़ेगा। जैसे आप कोई हाई पावर की बहुत ज्यादा दवा खा लेते हैं तो हो सकता है आपकी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन आपको उसके साथ में क्या होगा, आपको किडनीज में या फिर और कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही क्या है कि जो ब्रिटिशर्स की कंपनियां थी ये सिर्फ और सिर्फ अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे थे, अपना पैसा कमाना चाह रहे थे, अपना फायदा कमाना चाहते थे। लेकिन इन्हें ना चाहते हुए भी प्रशासन में हस्तक्षेप करना पड़ रहा था, क्योंकि बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप के मुक्त व्यापार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में ना चाहते हुए भी इन्हें भारतीय राजनीति में प्रवेश करना पड़ा और वो उन्होंने अपने लाभ के लिए किया। बाद में उन्हें उस चीज में इंटरेस्ट आने लगा और दूसरी चीज ये भी हुई कि धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा कि जब हम पूरी तरीके से इस प्रशासन को कैप्चर कर लेंगे तो हमें अपनी मनमानी करने में आसानी रहेगी। तो या तो उन्होंने थोड़े दिन तक तो स्टार्ट में क्या किया कि वो चाह रहे थे कि प्रशासन आप करे, रेवेन्यू हम जनरेट करें। ऐसे में वो क्या कर रहे थे कि अपने किसी पिट्ठू को बिठा दे रहे थे, तो वो काम चलता रहा। फिर जब उसके बाद में उनको अपने वो पिट्ठुओं को बिठा करके उग गए तो धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को ही वहां पर एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से एक व्यापारिक कंपनी आकर के भारतीय सत्ता में स्थापित हो जाती है। भारतीय सत्ता में ये कंपनी स्थापित होने के बाद में भारतीय प्रशासन पर और बाकी क्षेत्रों पर धीरे धीरे नियंत्रण करने का प्रयास करती है। इसके बाद में जिस प्रकार से पहले वायसराय के साथ में, फिर गवर्नर जनरल के साथ में, फिर बढ़ते हुए हमें पूरा का पूरा क्रम है वो दिखाई देता है। क्लाई हो, हार्डिंग हो, मिंटो हो, फिर उसके बाद में आगे अगर हम जब वहाँ पर देखते हैं तो बेंटिक है, मेटकाफ है, ऑकलैंड है, कार्निवालिस है, इस प्रकार के गवर्नर जनरल और वायसराय दिखाई देते हैं। अब इन गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन किस गवर्नर जनरल के समय में क्या कुछ कार्य हुए, क्या कुछ नए परिवर्तन हुए, क्या कुछ नए चेंजेस हुए, क्या कुछ नए इनोवेशन हुए, यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे, फिर समय समय पर जो अधिनियम पारित किए गए उन अधिनियम से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनसे सबसे ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं अत्याचारों के दौरान जो भारतीय किसान विद्रोह हमें स्टार्ट में दिखाई देता है, चाहे जैसे आपने नील दर्पण बाद में देखा होगा, खेड़ा सत्याग्रह आपको दिखाई देता है, मिल मजदूरों के साथ में और किसानों के साथ में जो विद्रोह होते हैं, यहाँ से इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्रोहों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिए उनको मालूम है कि विद्रोहों से प्रीवियस में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो विद्रोहों से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको एक क्रम से ऑर्डर के साथ में यहाँ पे अब होने वाले विद्रोहों को पढ़ना है। जब आपने एक बार सेटलमेंट पढ़ लिया, इसके बाद में दूसरा क्या हुआ कि जो रेवेन्यू प्रणाली है, जैसा रैयतवाड़ी हो गई, महालवाड़ी हो गई, हम व्यवस्थाएं जो देखते हैं, रेवेन्यू की जो हम व्यवस्थाएं देखते हैं, वो व्यवस्थाएं जो अंग्रेज लेकर के आए, उन व्यवस्थाओं की क्या क्या चीजें थी, उनके क्या क्या की पॉइंट्स थे, इसके बारे में जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से जैसे जैसे करके फिर कैसे कैसे धीरे धीरे विरोध के स्वर जो प्रस्फुटित हुए और कौन कौन से वो नेता थे जिनके होते हुए हम गांधी ईरा तक पहुंचे, गांधी कैसे वहां पर पटल पर आया और उनके पहले क्या स्वरूप था, उनके बाद का क्या स्वरूप जो रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे एक चीज आपको और भी याद रखनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ में उनके सम्मेलन, उनके प्रस्ताव, उनके सम्मेलनों में हुई नई चीजें, यहां से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको तैयार करने होते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा एक बांट करके इस हिसाब से पढ़ना है कि किसके कार्यकाल के दौरान में कौन सी जो है नई संधियां हो रही थी, नई ट्रीटी हो रही थी, नई चीजें चल रही थी, कौन कौन से अधिवेशन हो रहे थे, यहां से हमें ये दिखाई देता है। गांधी इरा के बाद में फिर जैसे पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट्स में चेंज आता है, राष्ट्रीय आंदोलन में चेंज आता है और वो एक नए सत्य और अहिंसा के जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आते हैं। इसके साथ में फिर विरोध का सिलसिला आगे बढ़ता है
और उस विरोध के सिलसिले में आगे बढ़ने के साथ में क्या कुछ प्रशासनिक परिवर्तन में किस प्रकार से विरोध हुए, कौन कौन से नेताओं के क्या क्या जो रिएक्शंस रहे, उसमें क्या क्या चीजें नई घटित हुई, इस प्रकार से यहाँ से हमारे लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज़ादी तक पहुंचने में फिर 1857 के एक महान विद्रोह से 1947 तक हमें पहुंचने में बीच के इरा में जितने भी चेंजेस रहे, जितने भी मूवमेंट्स रहे, वहां से जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर संविधान सभा का गठन, और संविधान सभा के गठन के साथ में क्या होता है कि पूरे के पूरे जो भारत की संविधान बनाने की प्रक्रिया और भारत का विभाजन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो संविधान सभा से ये क्वेश्चन पॉलिटी की तरफ भी चले जाते हैं, इतिहास की तरफ में भी आ जाते हैं। लेटर गांधी जब आप पढ़ेंगे, गांधी के बाद भारत तो रामचंद्र गुहा की किताब है जिसको मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको आज़ादी के बाद के भारत के बारे में काफ़ी कुछ नए चेंजेस के बारे में पता चलेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ओवरऑल बात हो गई आधुनिक भारत के इतिहास के चेंज की, कि किस किस प्रकार से कौन कौन से इरा है और कहाँ से पॉइंट्स के हिसाब से कॉलम बना करके आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे से समझे कैसे और तैयार कैसे करें। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये चीज जानना जरूरी है कि जो मुगल वंश था वो शासन कर रहा था और कैसे भारत जो अंग्रेज थे वो भारत में आए। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद में, या हमें एक तरीके से अंग्रेज में यहाँ पे शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बात तक यही रुके, बाकी वैसे अगर कहना चाहिए तो जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन रहा, लेकिन इनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहा और यही सबसे बात तक, मतलब ये रुके हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये रुके, और लंबे समय तक रुकने के साथ में सबसे ज्यादा बड़े लंबे क्षेत्र में ये समय तक रुके, क्योंकि इनके छोड़ने के बाद में भी जैसे गोवा था, पांडुचेरी था, बाद में आजाद हुए, लेकिन जो सबसे बड़े क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा समय तक रुके वो ये थे। तो इनका इंपैक्ट, इनका इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा रहा। मॉडर्न ईरा में आधुनिक भारत के इतिहास की जो पूरी की पूरी श्रृंखला है इसी बेसिस पे टिकी हुई है। किस प्रकार से चेंजेज आए और जरूरत के हिसाब से देखिए चीजें बदली हैं। जरूरत के हिसाब से चीजें कैसे बदली, जैसे जैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर स्थापित हुए और उन्होंने रेवेन्यू के संबंध में चेंज करना स्टार्ट किया। अब वो रेवेन्यू के संबंध में जो चेंज करना स्टार्ट किया, यहाँ पर जो व्यापार करना स्टार्ट किया, वो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। तो सबसे पहले किसको नहीं पसंद आएगा, कब मजदूरों को नहीं पसंद आएगा, किसानों को नहीं पसंद आएगा, तो उन्होंने सबसे पहले विद्रोह किए। उसके बाद में जैसे जैसे सामाजिक अत्याचार, सामाजिक जो चेंजेस के विरोध बढ़ते गए, वैसे वैसे जो मूवमेंट था वो एक धीरे धीरे करके इनके खिलाफ खड़ा होता गया। जैसे जैसे चीजें हमारे ऊपर ज्यादा सप्रेस होती रही, जब हमें भी वही दर्द हुआ, आपको भी वही दर्द हुआ, तो हम दोनों एक होने का सोचने लगे। इस प्रकार से मूवमेंट में क्या हुआ कि एक जुड़ाव आता गया, तो लोग एक साथ एकत्र होने में, इकट्ठे होने लगे, क्योंकि सबको वही पीड़ा थी। तो जब सब इकट्ठे होने लगे तो उसी से जो चेंज बन करके आया वो फिर हमें मूवमेंट्स के रूप में दिखाई देता है, आगे आंदोलनों के रूप में दिखाई देता है। और आंदोलनों के फलस्वरूप क्या कुछ चेंजेस हुए, कैसे भारतीय जनता को, भारतीय समाज को समझाने का प्रयास किया गया, रोकने का प्रयास किया गया, कौन कौन से अधिनियम लाए गए, क्या क्या प्रशासनिक सुधार करने का प्रयास किया गया, जिनमें उनके हित ज्यादा थे, उस प्रशासनिक सुधार को करने का प्रयास किया गया। ये चेंजेस जो है हमें आधुनिक भारत के इतिहास को समझने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। किस प्रकार से हम आजादी के हिस्से तक पहुंचते हैं, ये जो पूरा का पूरा चेंज होता है, ये आधुनिक भारत के इतिहास को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो कैसे ब्रिटिश कंपनी आती है, फिर क्या जरूरत पड़ी तो उन्होंने चेंजेस किए, उन जरूरत के रिएक्शंस क्या क्या है, वो हमारा मूवमेंट है। ब्रिटिशर्स का आगमन और व्यापार की स्थापना, ये आधुनिक भारत के इतिहास का यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पे स्पेशली। फिर उनके चेंजेस ये होते हैं, जो परिवर्तन हमें जानना है, उनके चेंजेस के जो रिएक्शंस हैं वो हमारी मूवमेंट्स हैं। तो हमारी मूवमेंट्स उनके चेंजेस के रिएक्शंस हैं, यानी कि जहां पर भी चेंज आए वहां पे आप रिएक्शन समझने का प्रयास कीजिए कि ये चेंज आया तो इस चेंज का रिएक्शन क्या हुआ। आधुनिक भारत के इतिहास को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उन्होंने जो चेंज किया उसका रिएक्शन हमारे यहाँ पे क्या हुआ। साइमन कमीशन भारत आया, हमारे यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ। 1935 का अधिनियम आया, हमारे यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ। सांप्रदायिक तौर से निर्वाचन पद्धति की बात है, हमारे यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ। वो कोई भी नया चीज कानून लेकर के आया, उसका हमारे यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ, इस चीज को समझ करके आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप ये पढ़िए कि कोई रिएक्शन हमारे यहाँ पे दिखाई देता है, नेशनल मूवमेंट में दिखाई देता है, असहयोग आंदोलन दिखाई देता है, हिंसा आंदोलन दिखाई देता है, दांडी यात्रा दिखाई देती है, तो जब कोई हमारे यहाँ पे चेंज, आपको जब हमारे यहाँ पे कोई रिएक्शन दिखाई पड़े तो आपको ये हमेशा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे चेंज क्या हुआ था। तो जब चेंज की बात आए तो रिएक्शन पढ़ना है, जब रिएक्शन आपको पता चले तो आपको चेंज की तरफ ध्यान देना है। जब आप चेंज और रिएक्शन की इस चेन को समझ जाएंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल टर्म में हो जाएगा। कहानी बहुत छोटी सी है, ब्रिटिशर्स आए, चेंजेस किए, उनके हमारे यहाँ पे रिएक्शंस हुए, फिर हमारे रिएक्शंस हुए तो उन्होंने और चेंज किए, फिर उन्होंने चेंज किया, हमने और रिएक्शंस दिए, हमने और रिएक्शन किए, फिर इन्होंने और चेंज किए। ऐसे करते 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 चेंज रिएक्शन की पूरी चेन में आकर के हम आजादी तक पहुंचे। तो चेंज और रिएक्शन, रिएक्शन और चेंज, ये आधुनिक भारत के इतिहास को समझने का बेस्ट कॉन्सेप्चुअल तरीका है। फैक्ट्स को कैसे तैयार करें, अब सबसे बड़ी बात है। देखिए, फैक्ट्स को तैयार करने के सबकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। आप कभी भी एज्यूम नहीं कर सकते कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे में आपको फैक्ट ऊपर नीचे करने के लिए, अब मैं ये तो कहीं से नहीं कह सकते कि आप इस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ लीजिए, इस टॉपिक से कम पढ़ लीजिए, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में
आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां से आपको क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं वो हमारे नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, विद्रोहों से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमें अक्सर देखने को मिलते हैं खास तौर से, और इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो हमारे वायसराय और गवर्नर जनरल्स रहे हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस, और जो अधिनियम रहे, वायसराय और गवर्नर जनरल के साथ में अधिनियम को जोड़ करके बड़े टिपिकल क्वेश्चंस बनाए जाने लगे। ऐसे में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान में जितने भी बड़े बड़े अधिनियम पारित हुए, छोटे बड़े जितने भी अधिनियम पारित हुए, चाहे वो और खास तौर से मैरिज एक्ट्स रहे हों, सामाजिक सुधार से सोशल रिफॉर्म से जुड़े हुए जितने भी एक्ट्स रहे हों, उनके दौरान में किसका कार्यकाल रहा, किस सन में पारित हुए, उनका सही ऑर्डर क्या रहा, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादा। तो प्रीलिम के लिए आपको फैक्चुअल तरीके से साइंटिफिक फैक्ट्स को आपको साइंटिफिक तरीके से पढ़ना होगा, इस चीज को याद रखिए। कभी भी किसी भी फैक्ट्स में पढ़िए ईयर वाइज तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी की पूरी सबसे बड़ी चीज को जानते हैं आप, किसको ध्यान देना है, ऑर्डर को जरूर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि आजकल जब आप क्वेश्चन टिपिकल बन रहे हैं ना उनमें ऑर्डर का एक बड़ा महत्व आ गया है। तो जब भी पढ़िए आप तो एक तो चीज़ों को ऑर्डर में पढ़िए। ऑर्डर में पढ़ने से आपको न सिर्फ ऑर्डर याद रहेगा, आपको हमेशा उसका ऑर्डर लगाना भी आता रहेगा और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। 50 में ये हुआ, 52 में हुआ, 57 में दिखाई देता, 58 में दिखाई देता, 59 में ये हुआ, तीसरा अधिवेशन हुआ, 7वां अधिवेशन हुआ, 9वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन, आपको पूरा ऑर्डर याद रहेगा। पहले दादा भाई नौरोजी जाए, फिर गोपाल कृष्ण गोखले जाए, फिर गांधी जी उसके बाद में आता है, फिर यहाँ पे इनका उदय होता है, ये होता है, ये ऑर्डर रहेगा। तो आपको नेताओं का भी क्रम याद रहेगा। किसी का भी एक तरफ का अगर आपको क्रम याद आ जाता है तो बाकी चीजें आप उस हिसाब से ऑर्डर में लगा पाएंगे। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े बड़े पैक्ट्स हुए, बड़े बड़े समझौते हुए, जैसे कि हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन हुए और जो बाकी सारी मीटिंग्स रही, कॉन्फ्रेंसेज रही, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसी दौरान में ब्रिटिश शासनकाल में वहां पर क्या चल रहा था, साम्राज्य के यहाँ पे क्या चल रहा था, वहां क्या कुछ चेंजेस आ रहे थे, यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशेष तौर से यूपीएससी में। तो ये हो गई बात आधुनिक भारत के इतिहास के एक समग्र अध्ययन के बारे में। आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के बाद में इस पोर्शन को आप तैयार कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं कि आपका जो एक बड़ा पोर्शन है वो आपको तैयार हो गया। अब सवाल उठता है हमारे लिए कि हम आधुनिक भारत के इतिहास की तैयारी करते हुए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नोट्स को कैसे बनाएं। तो देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नोट्स को बनाने में या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स को बनाने में मैं एक चीज़ हमेशा से कहता हूँ कि आप एक चीज़ का बड़ा गौर कीजिए कि क्योंकि देखिए जो किताब में लिखा हुआ है वही फिर आप अपनी कॉपी में उतारते हैं, उस कॉपी से फिर दूसरी कॉपी में उतारते हैं, तो कॉपी करना खेलना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कोई फायदे का सौदा नहीं है। नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट वे ये है, मुझे जो लगता है कि मैं तो जब कभी भी किताब में पढ़ रहा होता हूँ तो वहीं पे मैं अंडरलाइन करते हुए और टिक करते हुए चलता हूँ। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे मिल जाता है, जब मुझे लगता है कि जहाँ से कोई की पॉइंट है जिससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई, तो मैं उसको क्या करता हूँ, उसी पेज के ऊपर पेंसिल में, जो पेज के ऊपर थोड़ी सी खाली जगह होती है वहाँ पर मैं उसको पेंसिल से वहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब मैं उस सब्जेक्ट को जब उसके आगे कंटिन्यू करने के लिए करता हूँ तो मैं पीछे का थोड़ा पलट लेता हूँ तो जो ऊपर चीज लिखी हुई मुझे दिखाई देती है पेपर के पन्ने पर पेंसिल से मुझे दिखाई देती है, मैं उसको क्या करता हूँ तुरंत नीचे जाकर के झुक करके देख लेता हूँ, अच्छा इस पॉइंट में ये चीजें थी, ये चीजें जो मुझे करनी थी। उसके बाद में अगर मैं कभी नोट्स, मुझे लगता है कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं इसमें थोड़ा सा नोट्स मुझे बनाना ही पड़ेगा, नहीं इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ करना ही पड़ेगा, तो मैं नोट्स को उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ग्राफिक फॉर्म में बनाया जाए। तो आप ये कोशिश रखिए हमेशा कि मुझे बहुत कम शब्दों में लिखना है। कितने कम शब्दों में आप लिख सकते हैं, पूरे एक पेज को कोशिश कीजिए 3 लाइन में मुझे खत्म करना है, 5 लाइन में खत्म करना है, 6 लाइन में खत्म करना है। पूरा चाहे जितना बड़ा किसी कॉपी का पेज हो, किताब का पेज हो, उसको आप ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि मुझे 5 लाइन में इस पूरे पेज की सारी चीजों को कंप्लीट कर देना है। वो कब होगा, जब आप ग्राफिक फॉर्म में बनाएंगे, अपने नोट्स को ग्राफिक फॉर्म में बनाएंगे। क्योंकि अगर 50 लाइन के, 60 लाइन के, 30 लाइन, 40 लाइन के पेज को अगर आप 15 लाइन, 20 लाइन में जाकर के ब्रीफ कर रहे हैं तो फिर इससे काम आपका नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी हो जाएगी उसकी। तो नोट्स को हमेशा आप इस तरीके से बनाइए कि जितने कम शब्दों में आप कवर कर पाएं, क्योंकि तभी आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, तभी आप उसको अपने दिमाग में रख पाएंगे। इतना लंबा ना तो कॉन्सेप्ट और थियरी आप कभी कलेक्ट कर पाएंगे और ना ही उसको फिर आप जाकर के एग्जाम में डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ आपको पढ़ना है। 9 पेपर, 10 पेपर पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, आपको करंट भी उसी दिन में पढ़ना है, उसी दिन आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, उसी दिन आपको साइंस और एनवायरमेंट भी पढ़ना है, उसी दिन आपको टेक के पोर्शन भी पढ़ना है, पत्रिकाएं अलग से आपको पढ़ने के लिए रखी हुई, मैगजीन्स अलग आपको पढ़नी। तो इतना टाइम नहीं है आपके पास में कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर के बैठे रहें। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि नोट्स को बहुत शॉर्ट फॉर्म में बनाइए और अपनी समझ ऐसे विकसित कीजिए कि उस शॉर्ट फॉर्म को आप आराम से एक्सप्लेन कर सकें। इतिहास को, जैसे मैं बिपिन चंद्रा की किताब में एक बार इनकी किताब को एक बार में पढ़ा,
मैं दोबारा जब इनकी किताब को रिमाइंड करते हुए पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट आ रहा है, क्योंकि मैंने सारे अंडरलाइंस किए हुए, मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं फटाफट पढ़ते हुए चले जा रहा हूँ। और मैं अब ऊपर का पॉइंट पढ़ता हूँ तो मुझे बाकी पूरे पन्ने की पूरी कहानी पता चल जाती है। बस आप ऊपर का मुझे पॉइंट दिखा दीजिए, एक लाइन जो वो लिखी हुई 3-4 शब्द लिखे हुए, वो 3-4 शब्दों को पढ़ करके मैं बता दूंगा कि इस पेज के अंदर पूरे के पूरी ये चीजें, इस लाइन में वहाँ ऊपर से इन्होंने इससे स्टार्ट किया, नीचे जाकर के इस पे एंड हुआ, ये पूरी बात है जो इस पेज का पूरा ये निचोड़ निकल करके आता है। वो इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ी काबिलियत की चीज है, ये सबसे सिंपल चीज है, और ये सबसे सिंपल चीज है, और ये सबसे आसान तरीका है आपके लिए इतिहास की जो चीजें हैं इनको प्रिपेयर कर लेने का, इनको तैयार कर लेने का। तो उम्मीद है कि आप इस सेशन से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे, जान पाए होंगे। जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस थे इतिहास विषय को लेकर के, वो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा था। इसके बाद में अगले सेशन में मैं आपके साथ में जो चर्चा करने वाला हूँ, वो चर्चा हमारी होने वाली है एप्स बैन और अर्थव्यवस्था पर। ऐसा ही भूगोल जो मेरा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद करता हूँ, उस सब्जेक्ट को लेकर के भी मैं सेशंस करने वाला हूँ, उनकी भी तैयारी करवाने वाला हूँ आपके साथ में, और उनके साथ में भी जुड़ करके आपके साथ में मैं डिस्कस करते रहने वाला हूँ। तो इतिहास विषय की तैयारी कैसे करें इसके बारे में मैंने बता दिया। एक नई चीज़ आपको और बता देना चाह रहा हूँ, फिर इस सेशन को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। गाइस, जो आधुनिक भारत के इतिहास की विपिन चंद्रा की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और जो मैंने पहला सेशंस कराया था उसके आपके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा। और उससे भी बड़ी बात मेरे लिए ये रही कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये किताब तो मेरे पास पहले से थी। तो उन्होंने कहा कि सर जब आप यहाँ पे इस किताब को पढ़ करके पढ़ा रहे थे तो हमने भी ये किताब खोल करके रखी हुई थी विपिन चंद्र जी की, और हम आपके साथ साथ पढ़ते हुए जा रहे थे, तो वाकई में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था और हम इस बुक को एंजॉय कर रहे थे। नई चीज़ एक मैंने अगर ये सोची है कि जो किरण पब्लिकेशन की ये किताब है, इन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास में इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स मुझे दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ये सोचा था कि कुछ लोगों को जैसे थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि जो लोगों का मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है या इतिहास में नहीं है, या कुछ लोगों की ऐसी भी सोच होती है कि वो सिर्फ फैक्ट्स को ही पढ़ाई मानते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा क्लासेज जैसा होता है कि उनको नीरस सा लगने लगता है, उनको लगता है कि नहीं इसमें तो कुछ पढ़ने लायक आ ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से आधुनिक भारत के इतिहास में किरण पब्लिकेशन की जो ये किताब है, ये भी यहाँ से खोल लेने वाला हूँ। ऐसे मैं क्या करूंगा, इधर साइड में इसको रखूंगा, इधर इसको फ्रंट पे रखूंगा। इससे आपको मैं पूरे का पूरा जो इतिहास है उसकी पूरी की पूरी कहानी समझाऊंगा, और साथ ही साथ आपको फैक्ट्स भी बताता चलूंगा। और जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, जहाँ पे लिख करके चीजें आती रहती हैं, जो मैं टाइप करके बाद में यहाँ पे सबटाइटल के रूप में उसको ऐड कर देता हूँ। तो जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा वो साइड में ऐसे आपको इस साइड में पूरा का पूरा इधर में यहाँ पे लिख के ऐसे आते रहेंगे आपके साइड में, ठीक है। और इसके साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपको इतिहास पूरा समझाता चलूंगा। इससे कहानी समझ में आएगी, इससे फैक्ट तैयार होंगे, और तब जाकर के इतिहास पढ़ने का हमें असली मजा आने वाला है। तो इतिहास और भूगोल के लिए रहिए आप एकदम तैयार। नेक्स्ट सेशन के साथ में और भी ज्यादा अच्छे से करने की हम कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच।